दर्शकों का अन्नदाता के कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत ही मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर हुआ और लाल, किसान कैसे ले अधिक पैदावार। उड़द की खेती करके कमाए अच्छा लाभ। किसान भाइयों, लगभग सभी सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। ऐसे में यदि टमाटर की बात करें तो ये अभी अपना रंग दिखा रहा है। टमाटर और लाल होता जा रहा है और जिन किसानों ने टमाटर की फसल लगा रखी है उन किसानों को टमाटर से अधिक पैदावार लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को समय पर करना आवश्यक है ताकि आपको और अधिक लाभ हो सके। तो आप किस प्रकार से कमाएं टमाटर से अधिक आय, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र अरनिया के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेश चौधरी। टमाटर है वो टमाटर आलू एवं प्याज के बाद में तीसरी मुख्य फसल है जो कि अपने भारतवर्ष में उगाई जाती है। टमाटर से किसान भाई अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। इसके ज़रूरी होता है कि हमें सही किस्म का चयन के साथ ही हमें उसके जो भी कर्षण क्रियाएं होती है उन कर्षण क्रियाओं को हमें अच्छे सही ढंग से हमें अपनानी होती है। किसान भाइयों, आजकल जो ड्रिप सिंचाई, जो बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली है वो काफ़ी प्रचलित है। हमें बूंद बूंद सिंचाई इसमें प्रयोग में लानी होती है और हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि जो पानी है वो पानी हमें आवश्यकता से अधिक नहीं देना होता है, नहीं तो उसमें कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती है। टमाटर की खड़ी फसल में मौसम को देखते हुए सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा टमाटर की फसल में सिंचाई के साथ घुलनशील उर्वरकों को भी देवें, जिससे टमाटर की फसल से अधिक पैदावार मिलेगी। साथ ही किसान भाइयों, दो तीन इसमें मुख्य चीजें ये भी है कि टमाटर में तीन तरह की किस्में आती है, एक निर्धारित वृद्धि करने वाली, एक अनिर्धारित वृद्धि करने वाली और एक इन दोनों के बीच की। तो जो निर्धारित वृद्धि करने वाली में तो क्या होता है कि जो टॉप होता है, तो पौधे का जो शीर्ष भाग होता है उसमें पुष्पन आ जाता है और उसके बाद में अपने आप ही पौधे की जो ग्रोथ रुक जाती है। यदि सेमी डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट यानी जो अनिर्धारित करने वाली जो आती है तो उसमें हमें चाहे रस्सी हो अथवा जो बांस की खरपचियां हो उनकी सहायता से हमें सारा लगाना आवश्यक होता है। जैसे ये हम टमाटर की फसल देख रहे हैं तो ये सेमी इनडिटर्मिनेट टाइप की किस्म है। जैसे पौधे की बहुत अच्छी बढ़वार हो गई है, अब हमें इसमें मिट्टी चढ़ाने के साथ साथ ही अब इसमें हमें किसी रस्सी अथवा खरपच्ची की सहायता से हमें इसमें सहारा लगाना जरूरी है, क्योंकि यदि वो हम नहीं करेंगे तो हमारी जो पौधे हैं वो जमीन के ऊपर ही फैल जाएंगे और फल की गुणवत्ता भी कम मिलेगी, साथ ही जो अपनी जो पैदावार होगी वो पैदावार भी हमें उतनी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद किसान भाइयों बात आती है कि कई तरह की, जैसे मान लो फल फूल गिरने की, तो हम जो ब्लाइटोक्स आता है उसको भी हम ब्लाइटोक्स 50 को भी हम 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम इसमें छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा जो अपना प्लानोफिक्स जो दवा आती है, प्लानोफिक्स पादपवर्धी नियामक होती है, इसकी कम अथवा जो ज्यादा मात्रा होती है वो विपरीत प्रभाव डालती है। तो जो प्लानोफिक्स है वो 1 ml जो दवा है वो 4 लीटर अथवा 5 लीटर पानी की दर से हमें डाल के हमें छिड़काव कर देना होता है। तो उससे क्या होगा कि जो फूल जड़ने वाली समस्या है वो फूल जड़ने वाली समस्या को काफी हद तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही जो जैसे वायरस की समस्या भी इसमें काफी ज्यादा आती है। ये सफेद मच्छर के, जिसको हम सफेद मक्खी बोलते हैं, सफेद मक्खी के कारण फैलता है। यह कीट पत्तियों का रस चूस कर पौधों को कमजोर करते हैं, जिस कारण पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इस तरह की हानि से बचने के लिए किसान भाई रोगग्रस्त भाग को तोड़कर नष्ट कर दे। तो उसके लिए जैसे हमारी जो इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है, डाइमिथोएट जो दवा है, इनका भी हम छिड़काव कर सकते हैं 0.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इसके बाद में क्योंकि इसमें फल छेदक कीट की समस्या ज्यादा देखी जाती है।
इस कीट की सुड़ियां सबसे पहले टमाटर के पौधों की कोमल पत्तियों, तनों और फूलों को खाती है। बाद में यही सुड़ियां कच्चे और पके फलों में छेद करके उनके अंदर का गुदा खा जाती है। ऐसे टमाटर खाने लायक नहीं रहते हैं और न ही फलों की मंडी में कोई भाव मिल पाता है। इसलिए इस कीट की रोकथाम के लिए आप कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट कर दें। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय खेतों में प्रकाश प्रपंच लगाने चाहिए और कीट का हमला दिखाई पड़ते ही अंड परजीवी ट्राइकोग्रामा के 1 लाख खंडे प्रति हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से 5 से 6 बार छोड़ने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LENPV को घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इसके अलावा 1 किलोग्राम BT का प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए किनोल-फॉस 25 सीसी या क्लोरोपाइरीफॉस 20 सीसी दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा के प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, टमाटर की फसल को कुछ रोगों द्वारा भी नुकसान पहुंचाया जाता है। इन रोगों में यदि बात करें अगेती और पछेती झुलसा रोग की, तो ये रोग टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होते हैं। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती है, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंगोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी में घोलकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों पर नियंत्रण आसानी से की जा सकती है। किसान भाइयों, फसल की उचित देखभाल के साथ साथ आपको टमाटर के फलों की उचित परिपक्व अवस्था पर तुड़ाई करनी चाहिए। फलों की तुड़ाई के बाद इन्हें एक जगह इकट्ठा करके इनकी ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करते समय सड़े गले और काणे फलों को निकाल दें, जिससे टमाटर के फलों की क्वालिटी अच्छी बनी रहे। और फिर टमाटर के फलों को कैरेट या थैलियों से भरकर मंडी में ले जाएं, जिससे आपको टमाटर का और अच्छा बाजार भाव मिलेगा और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, जरूरी है कि हमें सही किस्म के साथ ही हमें सही जो प्रक्रियाएं हैं उनका भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा, और ये जो चीजें हम ध्यान में रखें अच्छी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अपने इरादे साफ कर दिए, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राजस्थान विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। करौली में दलित युवती की हत्या के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। इस पर स्पीकर सीपी जोशी ने नाराजगी जाहिर की। सदन की कार्यवाही 17 जुलाई तक स्थगित की गई। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य में बारिश का दौर चल रहा है और किसान खेती बाड़ी के कार्यों में जुटे हैं। ऐसे में जो किसान उड़द की खेती करने जा रहे हैं, वे किसान इनकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए फसल की बुआई करें, ताकि आपको आने वाले समय में उड़द की फसल से अधिक पैदावार मिल सके। तो आप उन्नत तकनीक से उड़द की बुआई कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजपाल सिंह तोमर।
हम अपनी बोनी की तैयारी करते हैं। इसी क्रम में एक फसल आती है हमारी जो मुख्य दलहनी फसल है उड़द। उड़द की बोनी करने से किसान भाइयों को काफ़ी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि एमएसपी के रेट उड़द मूंग के काफ़ी अच्छे हो गए हैं किसानों के लिए। किसान भाई उड़द की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अगर किसान भाइयों ने सबसे अच्छा अगर जातियों का चयन अगर उड़द में किया है तो मैं कहता हूँ उड़द की खेती में अपार संभावना है। जैसे कि IPU 2-43 इस समय की बहुत अच्छी वैरायटी है। PU 35, PU 30, PU 40 ये वैरायटियाँ जो उड़द की हैं ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है। उनमें जो पीला मोजक रोग आता है वो भी बहुत कम मात्रा में आता है। अगर समय से आपने प्रबंधन कर लिया व्हाइट फ्लाई का तो पीला मोजक आपके खेतों में नहीं आएगा। उड़द की फसल मुनाफे की खेती साबित हो सकती है, तो उड़द की खेती के लिए हल्की रेतीली और दोमट मिट्टी अच्छी होती है। मिट्टी का pH मान 6.5 से 7.8 के बीच होना चाहिए। इसके अलावा खेत में जल निकास की उत्तम व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो उड़द की फसल की खेती की तैयारी करने के लिए किसान भाइयों को गर्मियों में एक गहरी जुताई कर दी होगी, मेरे को आशा है। और गहरी जुताई करने के बाद 1-2 बार कल्टीवेटर चलाने के बाद उसमें पाटा लगा लें। अंतिम पाटा लगाते समय किसान भाइयों को आग्रह करूंगा मैं कि उसमें गोबर की खाद अगर जितनी भी उपलब्धता के आधार पर अगर हो सके वो हमारे 50 से 100 कुंटल, 150 कुंटल, 250 कुंटल तक की रिकमेंडेशन पर हेक्टेयर की हम करते हैं किसानों से। अगर 250 कुंटल भी नहीं है तो 50-100 कुंटल भी अगर पर हेक्टेयर के हिसाब से वो अंतिम खरीदने के समय खेतों में मिला देते हैं तो आपको रासायनिक उर्वरक की मात्रा में बचत होगी और आपकी जो मिट्टी है मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जल धारण करने की क्षमता भी बढ़ेगी और दूसरा हमारे खेतों में कार्बनिक मात्रा बढ़ेगी। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उड़द की फसल में नाइट्रोजन 20 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम, पोटाश 40 और सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की तैयारी के समय आधार खाद के रूप में उपयोग करें। किसान भाइयों, खरीफ मौसम में कतार विधि से बुआई के लिए उड़द का 19 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है, लेकिन रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए बुआई से पूर्व बीज को मैंकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करने के बाद उपयोग करें। उसके साथ साथ में आपको बायो फर्टिलाइजर से भी हमारे बीज को उपचारित करना है। उससे क्या होगा 15 से 25% तक हमारी उर्वरक की बचत होती है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन और जो हमारे खेतों में अनुपलब्ध फास्फोरस और पोटास पड़ा हुआ है उसकी उपलब्धता भी बढ़ती है। वो 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम बायो फर्टिलाइजर से जैसे एजेट्रोबैक्टर है, राइजोबियम है, PSB है, PSB और राइजोबियम ये दोनों उड़द के लिए आवश्यक हैं। तो इससे उपचारित करके अगर बोएंगे तो आपको 25% तक खादों में बचत होगी और हमारे मृदा स्वास्थ्य के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रहेंगे। इसी के साथ साथ में अब उसकी जहाँ तक बोनी की बात आती है तो बोनी हम कितनी दूरी पे करें, कितनी गहराई पर करें। तो लाइन में अगर आप बोनी करेंगे तो आपको कर्षण क्रियाएं करने में आसानी होगी, खेत की निदाई करने में आसानी होगी, स्प्रे करने में आसानी होगी। अगर आप लाइनों में बोनी करेंगे तो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जब किसान भाई हमारे लाइनों में बोनी बरसात की फसल में नहीं करते हैं और उनके थोड़ा सा जो भी उनकी व्यक्तिगत जो राय है वो अलग है, पर लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग उसमें लाइन में बोनी अवश्य करें। लाइन में बोनी करते समय कूण से कूण की दूरी 20 सेंटीमीटर और बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर बीज हमें नहीं बोना है, क्योंकि बरसात का सीजन है। अगर बोनी के तुरंत बाद अगर पानी गिर जाता है तो अंकुरण क्षमता प्रभावित होती है और हमारी फसल में प्लांट पॉपुलेशन की संख्या थोड़ी सी कम हो जाती है। उड़द की फसल में नींदा नियंत्रण सही समय पर नहीं करने पर फसल की उपज में 40 से 60% तक की कमी हो सकती है। फसल और खरपतवार की प्रतिस्पर्धा की क्रांतिक अवस्था 25 से 30 दिनों तक रहती है, इसलिए आप पेंडिमिथिलीन दवा की 3.3 लीटर दवा को 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बीज बुआई के 72 घंटों के अंदर छिड़काव करें, जिससे उड़द की फसल में खरपतवार नहीं उगते हैं। दूसरे इसके साथ साथ में कोजल फफेथाइल भी अगर हम 750 ml पर हेक्टेयर की दर से डालते हैं साथ में मिला के तो हमारे सक्रिय पत्ती वाले चारों का भी आसानी से नियंत्रण हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको उड़द के बारे में जानकारी आपको पूर्ण रूप से बताई, उसका अगर आप अपनाएंगे तो आपको पर्याप्त पौध संख्या मिलेगी और आपको उत्पादन अधिक प्राप्त होगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।
विधायक रामनारायण मीणा ने कहा कि सत्रावसान होना ही चाहिए था, इससे विधायकों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने में आसानी होती। सत्रावसान नहीं होने से सरकारी मशीनरी पर कंट्रोल नहीं रहता और पुलिस जैसे कई महकमों में भ्रष्टाचार पनपता है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कल सुबह 10 बजे पीसीसी मुख्यालय में होगी। बैठक में पीसीसी ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के खास कार्यक्रम में स्वागत है। अक्सर किसान अपने खेतों में एक ही प्रकार की फसल लेते हैं, जिससे धीरे धीरे खेत की उत्पादन क्षमता घटने लगती है। वहीं दूसरी ओर फसलों में कीट और रोग व्याधियों का प्रकोप बढ़ने लगता है। ऐसे में अगर किसान सही फसल चक्र को अपनाए, यानी कि फसलों का अदल बदल करके बोए, तो फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हैं। साथ ही इससे मिट्टी की भौतिक दशा में भी सुधार होता है। तो चलिए सही फसल चक्र और इसके लाभों के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर महेश कुमार से। पर चर्चा करते हैं फसल चक्र। तो किसान भाइयों, फसल चक्र क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश की जाए। एक ही ज़मीन पर एक ही वर्ष में फसलों को इस तरह से हेर फेर कर उगाना जिससे कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि हो तथा कम से कम मृदा रिसोर्स का हानि हो, हम उसको फसल चक्र कह लेते हैं। ये देखा जाता है कि किसान अंधाधुंध फसलों का उत्पादन करते रहते हैं, ना तो मिट्टी के हेल्थ का ध्यान रखते हैं और ना ही जल का। इसलिए खेती के ऐसे तरीकों को अपनाएं जिससे मिट्टी स्वस्थ बनी रहे, पानी का दोहन भी कम से कम हो और उपज भी भरपूर मिले, जिसके लिए सबसे पहले आपको फसल चक्र पर ध्यान देना चाहिए। जब हम एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाते हैं, जैसे कम पानी चाहने वाली फसल के बाद अधिक पानी चाहने वाली फसल, उथली जड़ वाली फसल के बाद गहरी जड़ वाली फसल, दलहनी फसल के बाद अदलहनी, तेलहनी या खाद्यान्न फसलों को लेना है। कम खाद चाहने वाली फसल के बाद अधिक खाद चाहने वाली फसल लेना है। फसल चक्र अपनाने के अनेकों लाभ हैं। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात बढ़ता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है, फसलों की बीमारियों से बचाव होता है, कीटों का प्रकोप कम होता है, खरपतवार कम उगते हैं। इस तरह के कई और लाभ भी मिलते हैं। जैसे उथली जड़ वाली फसल के बाद जब हम गहरी जड़ वाली फसल लेते हैं, तो उथली जड़ वाली फसलें जैसे गेहूं है, धान है, ये सभी जमीन की ऊपरी सतह से पोषक तत्व लेती हैं तथा जल भी लेती हैं, क्योंकि इनका जड़ बहुत गहरा नहीं होता है। लेकिन जब हम धान गेहूं के बाद गहरी जड़ वाली फसलें दलहन या तेलहन लेते हैं खरीफ में, तो इन फसलों की जो जड़ है गहराई तक जाती है और ज़मीन के ऊपरी सतह के साथ साथ निचली सतह से भी पोषक तत्व एवं जल का उपयोग करती है। उसी तरह से कम पानी चाहने वाली फसल जैसे मक्का है, उसके बाद अगर हम अधिक पानी चाहने वाली फसल गन्ना ले लेते हैं, तो हमारा जल का भी विभिन्न तरह से उपयोग हो सकता है, उत्पादन क्षमता जल की बढ़ जाती है। जब हम दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल लेते हैं, तो हमें पता है कि दलहनी फसल वातावरण की नाइट्रोजन को अपनी जड़ों की गांठों में एकत्र कर लेती है और राइजोबियम नामक इस जीवाणु के द्वारा एकत्र होता है गांठों में, और जब गांठें सड़ने लगती हैं तो नाइट्रोजन ज़मीन में छोड़ दी जाती है। इस प्रकार वातावरण की नाइट्रोजन मृदा में हार्वेस्ट कर ली जाती है, मृदा में समायोजित कर ली जाती है, जिसका उपयोग अदलहनी फसलें आराम से अगली अदलहनी फसलें कर लेती हैं।
तो जब हम इस तरह से फसलों को हेर फेर कर लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के विविध फसल लग जाते हैं और जो रोग और बीमारियों का संक्रमण है वो घट जाता है। क्योंकि जब हम लगातार एक ही फसल लेते हैं, धान या धान गेहूँ, तो उसमें कुछ बीमारियाँ अलग से आ जाती हैं। लेकिन जब हम उसको विविध फसल कर लेते हैं, डाइवर्सिफाइड फसल ले लेते हैं, तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों से भी बच जाते हैं एवं खरपतवार का प्रेशर भी घट जाता है। किसी एक 2 साल के अंतराल पर हमें हर हाल में अपनी जो एग्जिस्टिंग क्रॉपिंग सिस्टम है उसको बदल देना चाहिए। जैसे हमारा धान और गेहूँ हमने 1 साल लिया, धान गेहूँ अगले साल भी ले सकते हैं, लेकिन अब 2 साल के बाद निश्चित तौर पे हमें कोशिश करना है कि उसमें हम धान गेहूँ के स्थान पर हम कोई दूसरी फसल ले लें। धान के बाद हम चना ले लें, धान को भी हम रिप्लेस कर दें, धान की जगह हम मक्का ले लें और उधर चना ले सकते हैं। मतलब हमें कम से कम 2 से 3 सालों के बाद हर हाल में अपनी जो एग्जिस्टिंग फसल है उसको बदल करके हमें फसल चक्र को हर हाल में अपनाना चाहिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मल सीसर जिला चूरू के कृषक देवी लाल ने। ये बाजरा की उन्नत खेती के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो देवी लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। की अगर हम बात करें तो राज 171 कंप्लीट वैरायटी है जो जल्दी बारिश आने पर बहुत अच्छी पैदावार देती है। HHB 67 जो लेट बारिश आएगी तो बहुत अच्छी पैदावार देती है। और अभी बायोफोर्टिफाइड किस्मों की अगर बात करें तो RHB 233, RHB 234 ये दोनों बायोफोर्टिफाइड किस्में हैं जो कि मानव की स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद है। अगर उपलब्ध हो तो ये किस्में बोने की कोशिश करें किसान भाई। किसान भाइयों, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए संतुलित उर्वरक उपयोग के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। लेकिन हमारे जो किसान किन्हीं कारणवश मिट्टी की जांच नहीं करवा पाते तो वे बाजरा की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित उर्वरक प्रति हेक्टेयर प्रयोग करें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं और शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। बीज की मात्रा 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रहे बीज बुआई से पहले बीज का उपचार बहुत जरूरी है। दीमक और सफेद लट के लिए इमिडाक्लोरोपिड 600 FS 8 से 9 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचारित कर करके और बीज 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई के ऊपर बिजाई करें। किसान भाइयों, बाजरा की फसल में खरपतवारों की समस्या भी गंभीर रहती है। इसके लिए आप एट्राजिन खरपतवार नाशी 1 किलो दवा 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के तुरंत बाद छिड़काव कर दें, जिससे आप फसल में खरपतवारों की समस्या से काफी हद तक निजात पालेंगे और फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। इसके लिए किसान भाई एक चीज का और ध्यान रखें कि बिजाई के 30 दिन की होने तक फसल की निराई गुड़ाई और अगर गहरी पौध लग गई तो उसकी छटाई करना बहुत ही आवश्यक है। और निराई गुड़ाई से जो है नमी का संरक्षण भी होगा तथा आपकी फसल की बढ़वार भी अच्छी होगी। और आइए एक नजर डाल लेते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी वक्त फिर से होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।